हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज हम बात करेंगे रेलवे में आने वाले संभावित जो प्रश्न हैं उनकी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम रेगुलर बेस पर आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे जो भी अपने रेलवे में पूछ रहा है। तो आने वाले टाइम के लिए आपके हेल्पफुल रहेगा वो। जो भी अभी डेट आने वाली है नेक्स्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम उनके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक है हमारा कोशिका। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उनके फैक्चुअल पॉइंट्स जो भी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सबसे पहले कि कोशिका की खोज की किसने। तो जो कोशिका है, कोशिका की खोज जो सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर उन्हें ये पता कैसे चला कि ये कोशिका है क्या और किस में पाई जाएगी। उन्होंने क्या किया था, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने पेड़ की एक जो छाल होती है ना, पेड़ में जो छाल से लकड़ी निकली होती है, तो उस छाल को निकाल के लाए। उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके उन्हें देखा। उसके जैसे उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि छोटे छोटे कण क्या है, तब उन्होंने उस चीज़ का पहली बार जिक्र किया। तो उसी जिक्र को उन्होंने पहली बार उसको कोश का नाम से उन्हें बोला गया। वो जो छोटे छोटे कण जो दिखाई दिए थे, वो उनकी जो संरचना थी वो एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसी दिख रही थी। ठीक है, तो इसीलिए उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही बताया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सबसे मेन फैक्चुअल बात यह है कि उन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो छाल ली थी, पेड़ की जो छाल थी वो मृत छाल थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले खोज जो की गई है वो मृत कोशिका की गई है। और उसके बाद लेकिन जो अगर हम बात करें जीवित कोशिका की, कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक। किसने की? ल्यूवेनहॉक। उनका पूरा नाम एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। उन्होंने 1674 में शैवाल को खोजा था। तो चलिए अब हम बात करेंगे कोशिका के विभाजन की। तो कोशिका का जो विभाजन है वो दो तरीके से किया गया है। एक कोशिका वो होती हैं कि जो एक ही कोशिका से बनी हो। जो ऑर्गेनिज्म या जो जीवाणु सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम एक कोशीय जीव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीव सिर्फ एक ही कोशिका से बने हो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक कोशीय जीव। एक कोशीय जीव के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो ये जो जीव हैं वो कैसे बने हुए हैं, वो एक ही कोशिका से बने हुए हैं, इसलिए इनको एक कोशीय जीव कहा जाता है। क्योंकि हम क्या है, हम जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, इनको क्या है एक दूसरी श्रेणी में रखा गया है। उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, बहुकोशीय जीव। अब बहुकोशीय जीव क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो बहुकोशीय जीव है इनका मतलब होता है कि ऐसे जीव जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने हो। ठीक है, तो हम हम बात करें अगर ह्यूमंस की, मतलब हम जो मानव हैं, हम मानव कैसे हैं, हम मानव जो है दूसरी श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है काफ़ी सारी कोशिकाओं के ग्रुप से बने हुए हैं ना। कोशिकाओं के ग्रुप में क्या बनता है, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन्स। तो बस, तो इसीलिए हम किस श्रेणी में आते हैं, हम बहुकोशीय जीव में आते हैं। तो अगर हम बात करें बहुकोशीय जीव के एग्जाम्पल्स की, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, जैसे ह्यूमंस किसका एग्जाम्पल है, बहुकोशीय जीव का। प्लांट्स भी बहुकोशीय जीव से बने होते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो भी बहुकोशीय जीव के बने होते हैं। ठीक है, तो हमने अब ये क्या क्या पढ़ा, कोशिका जो है दो भागों में विभाजित किया गया, जो कि संख्याओं के आधार पर किया गया है। तो संख्याओं के आधार पर दो भागों में किया गया, एक कोशीय जीव, दूसरा बहुकोशीय जीव। एक कोशीय जीव कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, और बहुकोशीय जीव कैसे होते हैं, जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं, उन्हें हम बहुकोशीय जीव। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब देखते हैं कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती क्या है। तो जो कोशिका झिल्ली है इसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। झिल्ली को क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन। ये जो है किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। और ये सबसे मेन कि किस में पाई जाती हैं, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो है पादपों में और जंतुओं में पाई जाती हैं। पादपों में और जंतुओं में पाई जाती हैं। लेकिन अब हम बात करें कोशिका भित्ति। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें
तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है और किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब क्या होता है? यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट से बना होगा। सेलुलोज किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट की यानी कि सेलुलोज की। और ये मेनली किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ये पादपों में पाई जाती है, सिर्फ पादपों के अलावा किसी में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति का जो मेन फंक्शन है वो है क्या? कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका भित्ति जो है पादपों में एक निश्चित आकार प्रदान करती है, निश्चित आकार देती है जिससे वो मजबूत बन सके। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। चलिए अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं के डिफरेंसेस में अंतर, इनमें देखें क्या अंतर है इनका। तो जो जंतु कोशिका है इनमें जो कोशिका होती हैं वो समानतः छोटी होती हैं, लेकिन जो पादप कोशिका हैं इनमें कैसी होती हैं? इनकी कोशिकाएं ये बड़ी होती हैं, ये अपेक्षाकृत बहुत बड़ी होती हैं। और जो जंतु कोशिका में अगर बात करें कोशिका भित्ति की, तो क्या जंतु कोशिका भित्ति होती है? नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ किस में पाई जाती है? वो सिर्फ पादपों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादपों में। लेकिन कोशिका भित्ति जो है जंतुओं में नहीं पाई जाती। अब बात करें अगर झिल्ली की, तो जो कोशिका झिल्ली है वो किसमें? वो दोनों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। सिर्फ भित्ति एक ऐसी है जो सिर्फ पादपों में पाई जाएगी, वो जंतुओं में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लवक की। तो लवक हम जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? प्लेसिड। ठीक है, तो लवक जो है जंतुओं में अनुपस्थित होता है, ये इसमें होता नहीं है, ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है। लवक किसमें पाया जाएगा? सिर्फ पादपों में। तो लवक किसके अंदर प्रेजेंट होगा? पादपों में। क्यों? अब लवक का प्रेजेंट है पादपों में, ऐसा क्यों? क्योंकि लवक ही एक वो चीज़ है जो पादपों में फल फूल में जो रंग प्रदान करता है वो कौन प्रदान करेगा? लवक। लवक के अंदर जो उसके डिफरेंसेज हैं, मतलब जो प्रकार हैं वो बताएंगे कि इसमें कौन कौन पार्ट्स ऐसे हैं जो फल फूलों में जो रंग प्रदान करेंगे, वो कौन सा पार्ट उसका करता है। ठीक है, और जो रंगहीन कौन सा पार्ट होता है, जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है, किसके कारण होता है, उसको क्या बोलेंगे, ये सब हम अब आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट है अत्यंत छोटी रिक्तकाएं या रिक्तकाओं का अभाव होता है। तो जंतु कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? छोटी छोटी रिक्तकाओं का अभाव होता है। और पादप कोशिकाओं में किसका? इनमें क्या है? रिक्तकाएं बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट गोल्जी काय की। गोल्जी काय क्या है? इसे हम इंग्लिश में गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी काय जो है जंतुओं में, जंतु कोशिकाओं में ये किसकी कहाँ पाया जाता है? ये केंद्र के पास ही उपस्थित होता है, केंद्र के पास ही उपस्थित होता है। ठीक है, और बात करें हम पादप कोशिकाओं में, तो पादप कोशिकाओं में जो है गोल्जी काय किस नाम से पहचाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से। ये इसमें जो है पादप कोशिकाओं में ये डिक्टियोसोम उपस्थित होता है। तो डिक्टियोसोम जो है उसी को हम गोल्जी काय बोलेंगे। तो यहाँ गोल्जी काय नहीं होता है, यहाँ डिक्टियोसोम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया हैं, जो यानी जीवाणु जो हैं, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं? ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। कोई क्वेश्चन जो इस समय ग्रुप डी में पूछा भी गया है कि बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु हैं इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है? वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। और जो कवक है, कवक यानी कि फंगी जो बोलते हैं, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है? किसकी बनी थी कवक की? क्या कोई बताएगा? किसी को पता है? और किसी को पता हो तो ये कमेंट करना। ठीक है, जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है। काइटिन किसकी बनी होती है? काइटिन की। अच्छा, किसी को एक चीज़ पूछता हूँ जिसका आप जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। जो कोशिका है, कोशिका की सबसे भौतिक इकाई जो बोलेंगे हम कि कोशिका की भौतिक इकाई क्या है? क्या किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कोशिका की भौतिक इकाई क्या है, भौतिक इकाई क्या है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम जिसे हम गुणसूत्र भी बोलते हैं, ये मुख्य रूप से जो है डीएनए और स्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्रोमोसोम जो है किसके बने होते हैं? डीएनए और स्टोन प्रोटीन के। अच्छा, डीएनए तो पता ही है ना, डीएनए क्या होता है? डीएनए एक वो बड़ी से बड़ी मेमोरी कह सकते हो आप, कि जिसके अंदर
सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा डेटा किसके अंदर है? डीएनए के अंदर। जो जेनेटिक्स जो हम बोलते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो डीएनए के थ्रू ही होती हैं। तो डीएनए के द्वारा ही चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य क्या था? आनुवंशिक जो जानकारी है उस जानकारी को डीएनए में व्यवस्थित करना। ठीक है, तभी तो डीएनए उसको तो उस जानकारी को ट्रांसफ़र करेगा। कि जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स गट्टे हैं तो उसको गट्टे के जो भी हार्मोन्स हैं तो वो सब जीन्स वगैरह जो ट्रांसफ़र करने हैं तो उसकी जानकारी कौन देगा? डीएनए देगा। तो डीएनए के अंदर ही सारी जानकारियाँ होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर जो भी सभी सामग्री हैं जैसे कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है ना, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका में झिल्ली है, न्यूक्लियस केंद्रक भी होगा उसके अंदर को, और उसके अंदर क्या होगा बताइए? गोल्जी काय भी होगा। हमने गोल्जी काय पढ़ा था ना अभी। तो इन सब को आपस में टकराने से रोकने के लिए भी और एक जो इनमें कोई नुकसान ना हो उस चीज़ से बचाने के लिए इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? कोशिका द्रव्य। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है? ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। तो चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हम ईआर के नाम से बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक है, डायग्राम में जो डॉटेड वाली जो जगह है, ठीक है, जो रफ जगह दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिख रही है ना, जो ब्लू ब्लू कलर के जो इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो आर ये खुरदरी जगह होती है। ठीक है, ये खुरदरी होती है इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है ये हम आगे बताएंगे आपको। उसके बाद एक ये स्मूथ दिख रही है डायग्राम में जैसे रेड कलर की, ये होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्हें हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और RER। एक किससे बनी होती हैं, क्या बनाती हैं, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हम आगे बताएंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं RER की। RER जो है क्या बनाता है? RER को हमने क्या बोला था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये खुरदरा होता है, इसकी जो सतह है वो कैसी होती है? खुरदरी सी, खुरदरी होती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। और ये क्या बनाता है? ये जो है प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन बनाता है, लिपिड और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, एक चीज़ और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और अपना नोट कर लेना कि इसमें जो है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। तो अगर हम पूछें कि राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, तो राइबोसोम जो है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। और जैसा कि मैंने लिखा भी है कि RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये राइबोसोम से भरा होता है। किससे भरा होता है? राइबोसोम से। लेकिन अगर हम बात करें SER की, SER में राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो SER है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ मतलब जो जिसकी सतह चिकनी है, इसकी सतह कैसी होती है? चिकनी। तो इसका जो है क्या बनाता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये बसा बनाता है। क्या बनाता है? बसा, फैट। ठीक है, और SER का एक मुख्य कार्य और है, SER का एक मुख्य कार्य है, ये जो है जितनी भी वर्टिब्रेटल जीव होते हैं, वर्टिब्रेट वाले जो जीव हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो उनमें ये क्या कार्य करता है? उनके अंदर ये जो है जहरीले पदार्थ को खत्म करने या कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि SER कहाँ पाया जाता है। ठीक है, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ पाया जाता है? ये यकृत यानी लिवर में, वृषण यानी टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में पाया जाता है, और फीमेल्स के अंदर किस में पाया जाएगा? अंडाशय में, ओवरीज में। ठीक है, SER जो पाए जाते हैं वो इन 3 जगह पे पाए जाते हैं, और भी हैं बट हमने जो मेन हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपको ये पॉइंट्स लिखवाए हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि SER जो यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या क्या करता था? जहरीले पदार्थ को निकालने का। तो वही हमने यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है कि SER यकृत की कोशिकाओं में दवाओं और रसायनों को पानी में घुलनशील बनाकर शरीर से निकालने में मदद करती है। तो यही टॉक्सिक पदार्थों को निकालने का काम करती है। कौन काम करती है? SER। तो अभी एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर में जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जो भी जहरीले पदार्थ हैं, उसको निकालने का कार्य कौन करता है? जैसे कोई जो भी जैसे अल्कोहल वगैरह जो ड्रिंक करते हैं तो ये थोड़ा नशीला पदार्थ हो गया ना, तो उसको निकालने का कार्य कैसे करता है? तो वो उसका निकालने का कार्य SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही। तो SER जो है
वो उन टॉक्सिक यानी कि वो जहरीले पदार्थों को किस माध्यम से निकालता है? जब हम जैसे कोई अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं तो वो ही निकलेगा ना, तो किसी न किसी माध्यम से निकलेगा। तो वो जो है हम मूत्राशय के माध्यम से, तो जब हम दोबारा उस टाइम पर हम जो भी मूत्र वगैरह करने जाते हैं तो उसी माध्यम से तो एसिड शरीर से बाहर निकाल देता है। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही बताया था, गोल्जी काय को हम और क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये। अब हम पहले बात करते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने की? तो गोल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। कब की थी? 1898 में। उन्होंने खोज कैसे की? उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। किसमें की थी? उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं। भाई पहले के साइंटिस्ट जो है उल्लू और बिल्ली को भी नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि यार मैं कुछ ना कुछ करने की सोचता हूँ आज। तो उन्होंने एक उल्लू और एक बिल्ली दोनों को पकड़ के अपने लैब में ले गए। वहाँ उन्होंने उनको काटा, उनको देखा। उसमें उन्होंने ये देखा कि इनकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, यानी कि जो नर्वस सेल्स हैं, उनके अंदर एक अलग गोल्जी का मतलब पाया गया, यानी कि एक अलग टाइप का एपरेटस पाया गया। तो उसको उन्होंने उसके बारे में उन्होंने देखा, उसके बारे में सर्च किया, तो उन्होंने बताया कि ये गोल्जी काय है, इसको हम गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, इसका कार्य क्या है वो सब बताया। ठीक है, तो हम आगे से ही बताते हैं आपको कि जो गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य है वो है उसका प्रोटीन और लिपिड को पैक करना। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड कौन बनाता था? लास्ट जो अभी हमने सेशन जो अभी दिया था, ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था कि प्रोटीन और लिपिड कौन बना रहा था? सेल मेम्ब्रेन किसके बने होते थे? प्रोटीन और लिपिड के बने होते थे। लेकिन लिपिड प्रोटीन बनाने का काम करता था RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करता है? लिपिड प्रोटीन बनाता है। और यही हम बात करें बसा, बसा यानी कि फैट, फैट का बनाने का काम कौन कर रहा था? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और कि जो गोल्जी एपरेटस है यानी कि गोल्जी काय जो है, ये जो है क्या बनाने में और मदद करता है? ये लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? लाइसोसोम। ठीक है। इनके अंदर अच्छा जो चित्र है, हमने जो इसमें इमेज लगाई हुई है, इसमें ये सिमिलर मैनर में ये कुछ जालीदार जो दिख रही है ना, कुंडिकाएँ टाइप की एक मैनर में अरेंज की गई हैं। तो ये जो अरेंज की गई है ना, इन कुंडिकाओं को हम क्या बोलेंगे? इन कुंडिकाओं को हम सिस्टर्नी बोलते हैं। ये आजकल एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, गोल्जी का जो रिलेशन है यानी कि जो हम संबंध है वो किससे है? अभी इससे पहले एक हम टॉपिक पढ़ रहे थे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, ठीक है, उससे संबंध है। क्यों क्यों संबंध है इसका, ये तो हम जानने हैं आखिर ऐसा क्या है। इसका जो संबंध है, ये जो अभी ER का काम क्या था? ER जो काम कर रहा था वो था लिपिड और प्रोटीन बनाने का काम। लिपिड प्रोटीन बसा ये सब बनाने का काम कौन कर रहा था? ER के अंदर जो भी उसके पार्ट थे RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों जो क्या बनाने का काम कर रहे थे? लिपिड प्रोटीन और बसा। ठीक है। तो जो खान जो भी कोई पदार्थ हैं जो बना तो रहे हैं, तो इनको आगे भेजने का कार्य कौन करता है? उनको पैक करके, गोल्जी का जो कार्य है वो है उन भोजन को पैक करके आगे भेजने का काम करता है। जहाँ भी शरीर में जहाँ भी ज़रूरत होती है तो उनको उस एनर्जी को, उस पदार्थ को ले जा करके वहाँ दे देता है। जहाँ फैट की जरूरत है फैट देगा, वहाँ प्रोटीन की जरूरत है वहाँ प्रोटीन भी देगा। ठीक है। तो उस चीज़ को ले जाने का काम कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस। तो इसीलिए हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी काय का संबंध किस किस अंग से है ना? तो यही हम बताएंगे कि उसका संबंध जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। और वही पॉइंट मैंने लिखा भी है कि गोल्जी का जो मुख्य कार्य है, उसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन और लिपिड को पैक करना। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये बताया कि मैंने अभी बताया भी था कि गोल्जी एपरेटस जो है पौधों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि गोल्जी एपरेटस को पौधों में दूसरे नाम से बोला जाता है। उसका जो दूसरा नाम है वो है डिक्टियोसोम। तो गोल्जी काय का सेम नेम जो है वो डिक्टियोसोम है, यानी कि जो पौधों में हम जो गोल्जी काय बोलेंगे वो हम डिक्टियोसोम को बोलेंगे। डिक्टियोसोम ही गोल्जी काय का काम करता है पौधों के अंदर, पादपों के अंदर। ये किसका काम करता है? गोल्जी काय का। कौन करता है? डिक्टियोसोम। तो चलिए अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। ठीक है, कि लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम की खोज किसने की, इसके प्रकार क्या है, लाइसोसोम की संरचना क्या है। तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को खोजा किसने?
इसकी जो खोज है वो किसने की? डी दोवे ने। किसने? डी दोवे ने। और किस सन में की? तो इसकी खोज जो है 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि लाइसोसोम बनाने में मदद कौन करता है। तो लाइसोसोम बनाने में मदद कौन कर रहा था? गोल्जी का है, जिसे हम गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। तो अभी हमने पॉइंट पढ़ा था ना कि ये लाइसोसोम बनाने में मदद करता है, यही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइसोसोम जो है कहाँ पाया जाता है और उसका कार्य क्या है। तो लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर ही पाया जाता है और ये एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम के रूप में काम करता है। किसके रूप में? शक्तिशाली पाचक एंजाइम के रूप में। यही है जो अपने हमारे भोजन को पचाता है। तो हमारे भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम ही हमारे भोजन को पचाने के लिए उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे बॉडी का, ठीक है। और इसको हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा गया है। आत्मघाती थैली जो है, बात करें हम कि इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा गया। तो जब कोशिका पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि टूट फूट जाती है, तो लाइसोसोम जो है वहीं जाकर वहाँ फट जाएगा और फटने के बाद उन कोशिकाओं को आत्मविनाश कर अपना खुद का आत्मविनाश करके उन कोशिकाओं को रिपेयर कर देगा, यानी कि उन कोशिकाओं को सही करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? उन कोशिकाओं को सही करने में। इसलिए उन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। वो खुद ही फट जाता है उनको सही करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमने ख़त्म किया। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो अब हम बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि खोज है किसने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कॉलिकर ने की थी। किसने? कॉलिकर ने। इनका नाम क्या था पूरा? एल्बर्ट बॉन कॉलिकर। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये स्वीडन या स्विस वैज्ञानिक थे, ये स्वीडन के थे। इन्होंने ही सबसे पहले किसकी खोज की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। वो भी 1857 की क्रांति जब चल रही थी, जब लोग 1857 की क्रांति में लगे हुए हैं, मार काट कर रहे हैं, वहाँ पर ये वहाँ से एक अलग ही खोज कर रहे हैं, इसलिए इनको महान लोग कहा जाता है। ये बहुत ही अलग ही महान किस्म के लोग हैं। तो ये उस टाइम पे क्या कर रहे थे? ये अपनी लैब के अंदर खोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खोज कर रहे थे। तभी उन्होंने किसको खोजा? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उन्होंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या क्या बताया? एक तो इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? दो अलग अलग टाइप की जैसे हमने गोल्जी एपिटेट से पढ़ा था ना, सिमिलर मैनर में जो अरेंज होती हैं कुंडिकाएं, तो ऐसे ही इसमें होती हैं। ऐसे ही इसमें होती हैं। तो इसमें क्या है? दो होती हैं, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ होती हैं वो कैसी होती हैं? छिद्रित, यानी कि डॉटेड टाइप की होती हैं, उसमें डॉट डॉट होते हैं। और एक होती है अंदर की तरफ, जो कि कैसी होती है? वलित, वलिताकार। वलिताकार मतलब रिंग टाइप की। तो जो रिंग टाइप की होती है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्रस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्टी। तो ये पूछता है अक्सर क्वेश्चन, रेलवे जो है इस क्वेश्चन इस चीज़ को पूछता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो वलिताकार जो है, वलिताकार जो झिल्ली है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्रस्टी बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो एटीपी के रूप में हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, ये हमने पढ़ लिया। ये आगे पढ़ते हैं, जिन्हें ऊर्जा के भंडार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये कोशिका श्वसन के माध्यम से कोशिका की अधिकांश ऊर्जा एटीपी में उत्पन्न करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसके भीतरी कक्ष में जो समांगी पदार्थ से जो भरा होता है, तो ये कुछ एक पदार्थ सा जो भरा होता है, उसको इसमें जो है अधात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधात्री। अधात्री। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिकाओं का बिजली घर। क्योंकि इसमें क्या है, ये एटीपी के रूप में हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ये कोशिकाओं में एक एनर्जी प्रदान करता है ना हमें, इसलिए इसको कोशिकाओं का बिजली घर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और सेकंड पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे, हम जो खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है जल्दी नहीं पचता है, तो उसको छोटे छोटे ग्लूकोज के रूप में तोड़ा जाता है, ठीक है। किस रूप में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज के रूप में। तो वो ग्लूकोज, अब वो ग्लूकोज क्या करेंगे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक एनर्जी देते हैं ना हमें एटीपी के रूप में। तो वही एटीपी
देते हैं। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है हमें, ATP। और क्या आएगा उसके साथ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं। हाँ, क्योंकि हम देखा है ना, हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं ना। और पौधों में क्या होगा, इसका रिवर्स, पौधे हमें ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और हम CO2 रिलीज़ करते हैं। इसीलिए हम जो हम जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, वो जल्दी, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब होता है। तो उसमें जो जो मेन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, जल्दी पचने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये जल्दी नहीं पचता है। तो ये जल्दी नहीं पचता है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इसलिए जो है छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, तो यानी कि ग्लूकोज के रूप में। कुछ हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, पाचन एंजाइम्स जो हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ग्लूकोज के रूप में। तो वो ग्लूकोज क्या करता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमें ATP के रूप में एनर्जी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, एनर्जी। तो उस एनर्जी को हम क्या बोला गया यहाँ पर, ATP। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में हमें एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी किसके अंदर प्रेजेंट है, कोशिका के अंदर ही तो है, कोशिका के अंदर ही सारे भाग हैं। तो वही इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। इसमें जो मैंने क्वेश्चन लगाई हुई है, आप उससे देखिए, C6H12O6। तो ये किसका सूत्र है, ये ग्लूकोज का है, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये हमें CO2 रिलीज करता है, वाटर देता है, ATP के रूप में एनर्जी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है लवक। लवक का कार्य क्या होता है, लवक जो है वो पादपों में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा हरित लवक। ये पॉइंट्स आप लिख लेना, मैंने इसमें नोट नहीं दिया, वरना आप फिर इस वीडियो को यहीं ड्रॉप आउट कर दोगे। अब आप खुद लिखिए, मैं बहुत आराम से बड़े प्यार से समझाऊंगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो लवक जो है 3 पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, पहला है वर्णी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा है अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तीसरा है हरित लवक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट होता क्या है, यानी कि वर्णी लवक होता क्या है। तो वर्णी लवक का मेन कार्य है, यह पादपों में फल या फूल जो भी होते हैं पादप में, जब फल उगता है, फूल वगैरह उगते हैं, उसमें रंग प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। वही अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जैसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो अवर्णी लवक का मेन कार्य क्या है, ये रंगीन होता है, इसमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन पदार्थ जमा रहते हैं। क्या जमा रहते हैं, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट क्या है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है क्या, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधे, यानी कि जो पादप होता है, पादप अपना फूड बना पाते हैं। क्या बना पाते हैं, फूड। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस में मदद मिलती है। इसी वजह से पादप अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों में हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्लोरोफिल को हिंदी में सेकंड नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं ठीक है। तो लिख लिया ना, पर्णहरित बोलते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पौधों के लिए ज़रूरी पदार्थ भी रसदानी में मौजूद होते हैं। अच्छा, पौधों के अंदर जो रसदानी है, उनके अंदर क्या क्या पदार्थ मौजूद होते हैं, तो वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। उनमें अमीनो एसिड और शुगर, ठीक है, यानी कि शर्करा, कार्बोनिक एसिड और प्रोटीन, ये सब पदार्थ जो है हमारे पादपों में प्रेजेंट होता है, जो पादपों की रसदानियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट। अच्छा, इन वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जाना, क्योंकि आगे और भी वीडियोज़ अच्छी अच्छी लेके आएंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे आपके लिए, और बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको आगे पढ़ने में, क्योंकि वीडियो को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। और वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है प्लीज़ उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने वीडियो के बीच में, उसको कमेंट में ज़रूर आंसर करें, ओके। इसके लिए हम प्राइज़ का गिव अवे भी रखेंगे, तो देखिए।